निकालना पड़ेगा, सारी जिंदगी आप फोर्सेस के साथ रह के नहीं कर सकते। बेशक पाकिस्तान में भी अगर इस तरह की कोई चीज होती है, अफगानिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज हो सकती है, तो आप कितने अरसे फौज को रख सकते हैं? अमेरिका ने 20 साल फौज रखी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अब उनकी चीखें निकली, वो कह रहे यार मुज़ाकरात करो और निकालो इनको यहां से किसी भी तरीके से। नाटो फोर्स तंग आ गई वहां पे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो अमेरिका और नाटो फोर्सेज है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। वो तो भाई, वो तो वहां के लोग हैं, उनको मतलब ये फिक्र नहीं है, उनको गन मिल गई, बम मिल गया, बारूद मिल गया, उन्होंने हमला कर दिया। जी मेजर साहब प्लीज। जी, दो बातें हैं, एक तो अमेरिकन फोर्सेस इन अफगानिस्तान की और दूसरा जस्टिस मार्कंडे कटजू की। तो जहां तक अमेरिकन फोर्सेस की बात है, उनकी चीख इसलिए निकल गई क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे। चाहे वो वियतनाम में उनकी चीख निकली क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे, या फिर इराक में चीख निकली क्योंकि किसी और मुल्क में थे, अफगानिस्तान में चीख निकली तो किसी और मुल्क में थे। हम तो अपने मुल्क में, हम तो नहीं गए ना किसी के दूसरे के मुल्क पे कब्जा करने और ये बोलने कि हम बम मार देंगे और आपके लोगों को मार देंगे। हमारा जो भी कश्मीर में चल रहा है वो तो हमारा मुल्क है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं क्विकली आपको बता दूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा अर्जुन। मार्कंडे कटजू की आदत है, जस्टिस मार्कंडे कटजू की आदत है कि आर्टिकल लिखेंगे किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में उनको जीरो नॉलेज है। आर्मी के बारे में कुछ आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, आर्मी के बारे में आर्टिकल लिखेंगे, फिर मुझे ट्विटर पे टैग करेंगे और 2-3 आर्मी के जनरल्स जो हैं, जो कि बड़े मशहूर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, गुरु हैं हमारे, उनको टैग करेंगे। जबरदस्ती की कुछ रिस्पॉन्स इनके मुंह से निकले। बेसिकली व्हाट मार्कंडे कटजू वांट्स इज पॉपुलैरिटी। वो इतने पॉपुलर है नहीं सोशल मीडिया पे, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। जैसे वैभव ने बिल्कुल सही बोला कि फारिग हो चुके हैं, ठीक है। अब सबको तो गवर्नर आप बना नहीं सकते भारत जैसे मुल्क में, सबको आप एम्बेसडर बना नहीं सकते, सबको कोई आप डिपार्टमेंट दे नहीं सकते, भाई इतना बड़ा मुल्क है, नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे करेंगे? इंडिया में, मैं आप दोनों यहाँ पे, फकर साहब और आप दोनों पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है, तो आप इंडिया को गाली दीजिए, आप आर्मी को गाली दीजिए, आप आर्मी चीफ को गाली दीजिए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, सडनली यू बिकम अ डार्लिंग ऑफ द खान मार्केट गैंग। आप उनके डार्लिंग बन जाते हैं। फिर शैंपेन खुलेगी, फिर वो कैवियर और ये सब वाली पार्टी, जो बड़ी महंगी महंगी पार्टीज होती है ना, वो वाली पार्टीज में आपको इनवाइट करा जाएगा। फिर वो शिफॉन साड़ीज एंड पर्ल्स वाला, और वो अमृता शेरगिल मार्ग और पृथ्वीराज रोड और ये सब बड़ी बड़ी ताज पैलेस में पार्टीज, फिर देन यू विल बी इनवाइटेड टू दोस पार्टीज। हम जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, राइट, कई पाकिस्तानियों को यह लगता है कि पता नहीं गौरव आर्या या वैभव सिंह को पता नहीं कितने पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, कितने पैसे मिल रहे होंगे, रॉ ने पता नहीं कितने करोड़ों के चेक काट रखे होंगे, जाओ तुम ये सब टीवी पे बोलो जो बोलने हैं, ठीक है, बोलना है। देखिए ऐसी बात नहीं है। जितना मैं बोलता हूं ना, या जितना अपने वैभव यूट्यूब चैनल पे लगाते हैं, आपने शायद इंडिया में किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो क्या रॉ ने सिर्फ एक ही बंदा हायर कर रखा है? जैसे पूरे रॉ ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए सिर्फ कुलभूषण जाधव एक फेंक रखा था, जो आपको मिल गया, पकड़ में आ गया आपके, तो यहाँ पे सिर्फ गौरव आर्या था? ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं ना टीवी पे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ, हु आर वेरी वेरी डिसेंट पीपल। हमारी पाकिस्तानियों से इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 99% को तो जानते नहीं ना, तो जिनको आप जानते नहीं, आप उनके साथ नफरत कैसे कर सकते हैं? हमारी परेशानी फौज से है। और मैं जब पाकिस्तानी कहते हैं कि, और मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई मतलब कोई बात कह दे या कोई एक्शन हो जाए, कोई फतवा जारी कर दे आप लोगों के यहाँ। तो देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। तो क्यों करते हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्यों करते हो? भुट्टो को मार दिया, भुट्टो की बेटी को मार दिया, आपके 4 बार तख्ता पलट कर दिया, आपके आईन को फाड़ दिया, ये आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर दौड़ चढ़े कि हम वहां पे बैठेंगे, आपका हालत खराब कर दी, पूरे मुल्क का, कह रहे हैं हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। ये एक आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना है आप दोनों ने? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जो मुझे लगता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम ये डिस्क्राइब करता है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो अपनी फौज से मोहब्बत करती है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि लोगों ने, हाईजैकर्स ने जो बंदों को हाईजैक करके पकड़ लिया था, उनको किडनैप कर लिया था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बड़ी साइकोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है स्टॉकहोम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी इन विच जो पकड़े गए थे, राइट,
उनकी बड़ी सॉफ्ट फीलिंग डेवलप हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, उनके बड़ा एक सिंपैथेटिक फीलिंग हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, जबकि उन्हीं को मार रहे थे, उन्हीं को तशद्दुद कर रहे थे। तो मैं कहता हूं जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम की रिलेशनशिप है, दैट इज एक्चुअली लाइक द स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता हूं, फौज को हम ये नहीं कह रहे, मैं फौजी हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी फौज परफेक्ट है या मेरी फौज ने मतलब हर समय आई एम इंडिया में जो वैभव ने बोला ना कि अभी कि इंडिया में फौज की सबसे ज्यादा इज्जत क्यों है, क्यों है? हमारी फौज ने कभी कुछ नहीं मांगा देश से, हमारी फौज ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो। हमारी फौज चाइना से लड़ी 1962 वॉर, जहां पे हमारी फौज की शिकस्त हुई थी 1962 वॉर में चाइना के साथ, और मैं पाकिस्तानी को खुले पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, लेकिन हमारा फौजी कोई पीछे नहीं भागा, सबके सब वहीं पे कट गए, सबके सब वहीं पे शहीद हो गए। बैटल ऑफ रिजांगला है, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी, मैं आपको बताता हूं, 3000 लोगों से 122 लोग लड़े थे, पूरे के पूरे साफ हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। हमारी फौज की इसलिए इज्जत है क्योंकि हमारी फौज कहते, हमारा पता है मोटो क्या है एकेडमी का, मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से हूं, उनका हमारा मोटो है टू सर्व विद ऑनर। हम लोग सेवा करते हैं, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ इंडिया। हम मालिक नहीं है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी आवाम हमारी मालिक है, हम उनको सर्व करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हमारी इज्जत है। लेकिन सर हमारी आर्मी भी जो है वो भी तो उसकी वजह से हम जो है आराम से सो सकते हैं, वरना आप लोगों को तो जब मौका मिले आप तो बॉर्डर के इधर खड़े होंगे, तो वो अर्जुन जी माफी चाहता हूं, एक बात आपसे कहूं, आप खुद अपने रिकॉर्ड पे जाके, मैं फिर कहता हूं कि मेरी बात को आप छोड़ें, आप खुद जो आपके जनरल्स ने बोला है ना, आप फौज की बात कर रही हैं तो आप पाकिस्तानी जनरल्स को बिलीव करिए, आप उनकी बात पर भरोसा करिए। वो लिखते हैं 47-48 में हम पाकिस्तान में नहीं आए थे, पाकिस्तानी कश्मीर वैली में आए थे। 65 में आप लोग अखनूर में आए थे। 2 दिसंबर में आपने आगरा और 4 अलग दीगर एयरफील्ड्स में बॉम्बिंग करी थी। कारगिल में इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में खुद लिखता है कि आई टोल्ड माई बॉयज टू गो इनटू कारगिल। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान आ जाएगा अंदर? अगर 72 साल में एक बार हिंदुस्तान अंदर आया है कब्जा करने के लिए, आप जो स्ट्राइक्स हुई हैं क्रॉस बॉर्डर या सर्जिकल, उनको छोड़ दीजिए, आप 2 मिनट के लिए उनको इग्नोर करिए। अगर एक बार भी आपका कोई जनरल बोल दे, आप सिविलियन है, मैं ये मान के चलता हूं कि वैभव भी सिविलियन है, फकर भी सिविलियन है, आपको शायद ना पता हो, आपके जब जनरल्स, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने बोला वो बुराक जो एक आपका घोड़ा है वो बुराक, और एक हॉर्स है, और उन्होंने बोला कि वहां पे जंगे बदर के वहां पे घोड़े आए थे और उनके दांतों पे हमें डस्ट दिखाई दी थी, यानी कि जो डस्ट होती है ना, जमीन से उड़ती है डस्ट, वो उनके दांतों पे हमने दिखाई दी थी। और ये मतलब उन्होंने, मैं पूरी किताब पढ़ी है, मैं दिमाग से निकल रही है। तो आपके जो चीफ हैं, चाहे वो अयूब खान है, राइट, चाहे वो जिया है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करा है। फिर आप लोग कह रहे हैं हम अमन पसंद है। 4 बार हमला करके आप अमन पसंद कैसे हो सकते हैं जी? एक चीज ये भी होती है ना कि साइकोलॉजी की, जैसे आप बात कर रहे थे कि आप वो जो है वो इतना तंग, मतलब आप किसी को इतना तंग करें या कोई आपको इतना तंग करे कि आप उठकर उसको एक चपेड़ लगा दें, ठीक है, आप उसे थप्पड़ मार दें। अच्छा, और फिर आप ये बिल्कुल होता है आरजू जी, आरजू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। अब एक बात बताइए आरजू जी, 1965 की जंग है, ठीक है, जो आपके जनरल्स खुद कहते हैं, अयूब खान खुद कहता है कि हम अखनूर पे चढ़ दौड़े थे, आई ऑर्डर्ड माय कैवलरी टू मार्च अपॉन अखनूर, फिर छमजोड़ियां की लड़ाई हुई, फिर जो भी हुआ। आप बताइए 1965 में हमने कौन सा कर दिया था साहब, कौन सा आपको प्रोवोक कर दिया था कि आपने चपेड़ मार दी सो कॉल्ड? आप 1965 की जंग का बताइए ना, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं। नहीं तो कारगिल में हमने क्या कर दिया था जो आप चढ़ दौड़े? आप ये बात बता दीजिए, तो हमने क्या कर दिया? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सारे पागल रहते हैं कि वो एकदम से? नहीं, मैंने ये नहीं बोला पागल रहते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने बोला ना कि हमने इतना परेशान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बोला चपेट मारो। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 को, राइट, और इसी महीने में मई में एक्शन शुरू हो गया था, जिसमें महीने में हम लोग बैठे हैं, अप्रैल मई में बातचीत शुरू हो गई थी, फिर जून जुलाई तक गया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमने ऐसा क्या करा कि आपने नदन लाइट इन्फेंट्री को कारगिल में भेजा? हमने कौन सा परेशान करा था आपको, ये बताइए कि आपने ये 3 चीजें करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने रिस्पेक्ट पे करी कायदे आजम को, उन्होंने अब बस में लेकर गए लोगों को, बस से लाहौर पार करा, गले मिले मियां साहब से। जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं आपको और ये अमन पसंदी का
अभी बार बार कह रहे पसंदी हैं का सुनिए हमला आरजू, तो फौज को मत, बैठे नहीं रहो, ग्राउंड से जाओ, ये करो। तो ऑब्वियसली मैम आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, आप दूसरे को कह रहे हैं। मैम मैम सुनिए, आप जो बात कर रही हैं ना आरजू जी, आप एक जनरल बात कर रही हैं। मैं आपसे खास तौर से एक बात पूछ रहा हूं। आप ये बताइए कि हमने ऐसा क्या करा था, वो कौन सी चीज थी जो पाकिस्तान के दिल में छेद कर दिया, पाकिस्तान को बुरा लगा और पाकिस्तान ने बोला चलो बेटा चढ़ दौड़ो कारगिल पे। हमने ऐसा क्या करा, आप ये हमें बता दीजिए कि आपने इस तारीख को ये गुनाह करा था जिसकी सजा आपको हमने देने की कोशिश करी कारगिल में। नहीं दे पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमने इसलिए चढ़ दौड़े। आप बताइए ना, वो एक बात बताइए ना। मैं 10 बातें नहीं बोल रहा अर्जू जी, हमने एक गलती करी होगी, बता दीजिए हमने क्या करा। ऑब्वियसली जाहिर है कुछ ना कुछ उस वक्त जो है, जाहिर है कश्मीर का भी इशू कब से चला आ रहा है, उस पे भी हो रहा होगा। और मैडम मैम एक मिनट, होती है, आप लोग को पता नहीं लगता सर, आप लोग करते हैं, आपको खुद को पता नहीं लगता हमने क्या किया। आरजू जी मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज तो कारगिल कश्मीर में नहीं है, मैं ना बड़े पाकिस्तानियों को समझा रहा हूँ। मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको जी, कश्मीर का इशू भी शुरू से सर चला आ रहा है। मैं मुझे मालूम है कि कारगिल और कश्मीर एक नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो इशू भी चला आ रहा था। और उसके बाद जाहिर है आपके ऐसे जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, जो हो रही होंगी, उस जो जनरल अजीज की जो ब्रीफिंग थी, जो परवेज मुशर्रफ की ब्रीफिंग थी, जिसमें मियां साहब बैठ के चिकन सैंडविच खा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या ब्रीफिंग चल रही है। फिर यही बात परवेज मुशर्रफ ने अपने किताब में इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है परवेज मुशर्रफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने यह भी लिखा है कि जो मेरा इरादा था कारगिल की लड़ाई लड़ने का, वो ये था कि मैं सियाचिन को आइसोलेट करूं, हाईवे 1 अल्फा को काट के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हम लोग कमांड करें। और बिल्कुल, और हाईवे 1 अल्फा को हम या तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय फायर, फौज में दो तरीके से हम लोग डोमिनेट करते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से या फायर से। तो हम या तो ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करें या फायर से। वो जाके मैं जगह देख चुका हूं, मैं वहां पे खड़ा हो चुका हूं जहां पे लड़ाई हुई थी, मैं वहां पे गया हूं, वहां पे मैंने शूट कराए, लोगों से मिला हूं मैं वहां पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कश्मीर का आपके जो the Kargil war had nothing to do with Kashmir, it was to isolate Siachen। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं 65 की लड़ाई पूछूं, 71 की लड़ाई पूछूं, आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप कहते हैं कि ये भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हम देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं ना अर्जुन जी, हम होगा की, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मुक्ति वाहिनी पे भी आऊंगा, हम होगा की बात नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक्स बात करते हैं, किस डेट को किसने क्या बोला, और वो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परवेज मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आपका आर्मी चीफ, आपके प्रेसिडेंट ने ये लिखा है, वो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं, और आप कोई भी पाकिस्तानी पढ़ सकता है उनकी किताब। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपने मुशर्रफ साहब की बात की, मैं जनरल एहसान साहब की बात कर लेता हूं, वो भी चीफ रह चुके हैं। उनसे कुछ अर्सा पहले मेरी बात हुई थी, जब लास्ट फरवरी में थोड़ा सा वो मसला चल रहा था पाकिस्तान हिंदुस्तान का। उसने एक बात की, उसने कहा यार पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में एक बहुत छोटा सा मुल्क है, हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी, फौज, रिसोर्सेज, जिस चीज की भी बात कर लो उस पे छोटा है। कहते यार एक छोटा मुल्क, मतलब वो कैसे ये कर सकता है कि मतलब एक लेट्स सपोज आप एसएसजी कमांडो और एक मैं आम सिविलियन, और मैं जाके कहूं कि यार मैं एसएसजी कमांडो को जाके चपेड़ मार लूंगा, पॉसिबल है ह्यूमनली? मतलब वो कंपैरिजन की मैं बात करूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसके पास कोई इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क को ललकार के, और मतलब ऐसा नहीं, कभी मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बेशक कोई पागल ही फौज लीड कर रहा हो या कोई बड़ा अक्लमंद आदमी लीड कर रहा हो, वो मतलब जाके मैं आपको बताता हूं क्यों है ऐसा। ये सब मैं फिर जो बात बताऊंगा ना, हो सकता है कि वैभव क्या बोलते हैं आपको, क्या गुजरे, नाजेबा गुजरे, क्या बोलते हैं उर्दू से, मैं बीच में भूल जाता हूँ वर्ड्स ना, मुझे आदत नहीं है इतनी। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है कि एसएसजी कमांडो को कोई सिविलियन चपेट, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटेजिकली कैसे हुआ था ये। देखिए साहब, पाकिस्तान में आर्मी का जो इंपॉर्टेंस है, राइट, अभी भी पाकिस्तान में डिबेट चल रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई के बारे में मुझे नहीं बताया गया। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, मुझे नहीं बताया गया। फौज कह रही है सब हमने बताया, लेकिन जनरल अजीज जैसे फौजी हैं जो कहते हैं कि नहीं बताया नवाज शरीफ को। जो एक ब्रीफिंग थी वो उनको मोटा मोटी, वो जनरल अजीज ये कहते हैं कि मैप था बहुत बड़ा, एक मैप था, मैप में उन्होंने कुछ बताया पर उनको समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली जो फौजी मैप है सिविलियन को नहीं समझ में आएगा, वहां पे लाल फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ऐसी टेप से पट्टियां बनी, उनको नहीं समझ में आएगा बेचारे को। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं वो नहीं कह रहा, बट
एक चीज है कि ये हुआ, परवेज मुशर्रफ ने, मैं आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ वही ब्रिगेड कमांडर है जिसके अंडर पाकिस्तान ने सियाचिन इंडिया को खोया था। परवेज मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तान की सियाचिन ब्रिगेड का, जिसका मुझे ये नहीं पता कि उसका नाम सियाचिन ब्रिगेड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं सियाचिन में, लेकिन उस ब्रिगेड का नाम अभी भी सियाचिन ब्रिगेड रखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि फखर साहब, हम ये नहीं कह सकते कि आप सोचिए कि एक आम आदमी एसएसजी कमांडो को चपेट मार देगा, वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और आप और मैं और वैभव या फिर आरजू, हो सकता है हम लोग गलत बोल रहे हो सकता है हम लोग अपने मुल्क के मफाद में, हम लोग हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो सकता है मैं ही अपने मुल्क के मफाद में झूठ बोल रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार हूं। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आयूब खान कुछ लिख रहा है जो कह रहा है मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था और मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, याया खान कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट भी था, मैं आर्मी चीफ था, मैं फील्ड मार्शल था और मैं सब कुछ था, और वो लिख के अपनी किताब में दे रहा है, फिर हम उस चीज को बोले कि नहीं साहब ये तो झूठ बोल रहा है और ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो फिर हम कहां पे पहुंचेंगे ऐसे। आपको मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप किसी इंडियन पे भरोसा मत करिए, लेकिन जो आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, आपके आर्मी का चीफ रह चुका, उसकी बात पे भरोसा कर लीजिए, अगर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये सब जो आप लोग दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप लोग जिसको हिंदी में कहते हैं उदाहरण, आप लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप एग्जाम्पल न दें, आप बताएं, सोर्स कोट करेंगे साहब इस किताब में ये लिखा है, जैसे जाकिर नायक करता है ना, वर्स 24 पेज 3, ये बताओ आपको वैसे करना है कोट। मुझे ये बताएं ना वैभव जी कि अभी तक आप लोगों ने कश्मीर में ऐसी साल में मतलब 2020 में जितने लोगों को भी आपने मारा है, और आप बकौल आपके कि जी टेररिस्ट थे जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे मैं तो कहूंगी, तो वो जो भी थे वो सबके सब वहीं के जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे, पाकिस्तान के नहीं थे। तो फिर बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करना कि जी पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है, ये क्यों आप लोग कहते हैं, जबकि उनके बाप दादा सारा खानदान वहीं पे पैदा हुआ, वहीं रहे और वहीं पे आप लोगों ने मार दिया, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है? देखिए इस साल जितने भी लोग मरे उनमें सारे कश्मीरी ही नहीं थे। हमने एलओसी पे बहुत सारे मीरपुरी और पंजाबी भी मारे हैं आपके यहाँ के, और इंशाल्लाह आगे भी मारते रहेंगे। लेकिन देखिए ये चीज आप समझिए कि इस वक्त है मेरे पास, वो अभी मुझे मेजर साहब ने काफी बोला लेकिन है मेरे पास कि अभी तक ये कौन सा इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसकी सोर्स है और उसमें उन्होंने बताया है कि जितने लोग भी थे वो सबके सब जम्मू एंड कश्मीर के थे। नहीं, ये वैभव कुछ और कह रहे हैं, वैभव कुछ और कह रहे हैं, वैभव कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट एलओसी में मारे वो मीरपुर के और मुजफ्फराबाद के थे, जो अंदर मारे वो कश्मीरी थे। तो आप भी गलत नहीं बोल रही, वैभव भी गलत नहीं बोल रहे, आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, वो लोकेशन का फर्क है बस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एलओसी पे जो मारे गए हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ के मीरपुरी और पंजाबी थे। तो खैर वो हम इंशाल्लाह आगे भी मारते रहेंगे। और देखिए जो कश्मीर के अंदर जिन्होंने गन उठाई है उनको भी मारेंगे, क्योंकि देखिए आप ये नहीं कर सकते कि आप स्टेट के अगेंस्ट आप गन उठाएं। देखिए इंडिया में इंडिया का मोटो है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि नॉन वायलेंस, ठीक है, सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा धर्म है। नॉन वायलेंस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन उसकी जो अगली आधी लाइन है ना वो ये है कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अगर आपको धर्म को यानी कि राइटियसनेस को अगर डिफेंड करना हो तो आप वायलेंस जो है ना वो भी जस्टिफाइड है। तो अगर आपने बंदूक उठा ली, आप नॉन वायलेंट तरीके से आप एक शाहीन बाग बना लेते, वहां कश्मीर में किसने रोका था आपको? अगर दिल्ली में किसी ने नहीं रोका, अलीगढ़ में नहीं रोका, बॉम्बे में नहीं रोका, हैदराबाद में नहीं रोका, तो कश्मीर में भी नहीं रोकते। लेकिन आप गन उठाएंगे, आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, आप लोगों को मारेंगे, लोकल्स, आप जितने भी ये सो कॉल्ड आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने जितने कश्मीरी मारे हैं उतने इंडियन आर्मी ने भी नहीं मारे। आप देखें सरपंचों को, बुरहान वानी का आपका बड़ा हीरो, उसके नाम से आपके यहाँ पे ट्रेनें वगैरह चलती हैं। आप ये देखिए कि वहां पे उसने कितने सरपंच मारे थे और कितने लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो ऑफिशियल्स जो काम कर रहे थे उनको मारा था, वो सारे कश्मीरी थे। और ये जो अभी रियाज नाइकू मारा, इसने लोकल कितने कश्मीरी मारे थे, कश्मीरी लोगों के घर में घुस करके जबरदस्ती। और आपको अभी ये भी नहीं पता है कि जो लोकल टेररिस्ट हैं, अगर इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को लोकल्स देते हैं तो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं बिकॉज वो इनको परेशान करते हैं। इनकी इनकी वो बुरहान वानी था, उसकी 5-5 गर्लफ्रेंड थी, उन्हीं गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो मारा गया। अब इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे, ठीक है,
आखिर उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं अब बात सुनिए आप। उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी? उसकी 5 गर्लफ्रेंड थी, एक गर्लफ्रेंड से वो मिलने गया, दूसरी ने फोन कर दिया आर्मी को, उसको मालूम चला। तो ये इस तरह के हरकतें करते हैं ये, और आप इनको बताते हैं कि पता, अब आप ऐसे लोगों के नाम पे आप ट्रेनें चलाते हैं। खैर अब आपके यहाँ तो और वो टाइम पे नहीं चलती वो ट्रेनें वैभव। बुरहान एक्सप्रेस। अब मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप मेरी बात सुन लें। फकर ने एक बात बोली कि 70 साल पहले हिंदुस्तान में ना, देखिए 70 साल पहले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान 10,000 साल पुराना है, ठीक है, पाकिस्तान 70 साल पहले बना है। तो आप जब इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो फॉल्स इक्विवेलेंस ने ड्रॉ किया करें। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर में ये इस तरह से आपकी आर्मी ऑपरेट करती है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, देखिए हमारे तो आर्मी चीफ ने कभी नहीं बोला कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी है। आपने सुना है किसी इंडियन आर्मी के ऑफिसर को ये बोलते हुए कि भाई हमारे यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमने नहीं करी? कोई एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर मेजर साहब से आप पूछ लीजिए, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं उन पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, कोर्ट मार्शल्स हुए हैं हमारे यहाँ। आप अपनी आर्मी का एक कोर्ट कीजिए कि हमारे यहाँ पूरे 70-72 साल में एक ऑफिसर को भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ हो। मैं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा, मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। एक ऑफिसर का नाम बता दें जिसको ह्यूमन राइट्स की वजह से कोर्ट मार्शल किया गया हो। एक ऑफिसर नहीं है, सिंगल। और आपके यहाँ पे इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है, आपके इंसर्जेंसी नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, फाटा और कराची ऑपरेशन हुआ आपके यहाँ पे। एक डॉक्टर को आपके यहाँ पे उठा के ले गई, वो डॉक्टर 5 करोड़ रुपए दिए, उसने वो अमेरिका गया, अमेरिका जाने के बाद उससे मीडिया ने पूछा, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए दिया गया तब मैं छूटा हूँ, आपको कहाँ रखा गया था? उसने बोला कि मुझे कोर कमांडर के जो कराची कोर का हेडक्वार्टर है मुझे वहां रखा गया था। अब आप बताइए, आपकी फौज ह्यूमन राइट वाले तो जो भत्ताखोरी आप कहते हैं, हमने कराची में भत्ताखोरी, सबसे बड़ी भत्ताखोर तो आपकी फौज है कराची में। 5 कोर है, 5 कोर वहां पे। ऐसी बात नहीं है कि आप बार-बार अगर ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड उसका है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। जो फखर मुसलसल बलूचिस्तान के ऊपर जो है इंडिया से अटैक्स भी हो रहे हैं, बातों की बात कर रही हैं, और मीडिया में भी पता नहीं किधर किधर से बुला के कौन से बलोची जो है फेक किस्म के बलोची बिठा रहे हैं, कल भी बिठा रखा है, तो वो कह रहे हैं नहीं जी एक लाइन बोलूंगा मैं, एक लाइन। बलोची नहीं होता है, बलोच होता है। बलोची इज द लैंग्वेज, बलोच इज द एथनिसिटी। ओके, थैंक यू। फाइन, इट्स ओके, ओके, मसला नहीं है। हम पठान बोलते हैं या पश्तून बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं, फाइन, वो कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। आपने बात की बुरहान वानी की, और पश्तून नहीं बोलते ना, पश्तून बोलते हैं, तो पठान बोलते हैं, पश्तो नहीं बोलते। हम पश्तो में पुख्तून बोलते हैं, हम जो लोग वर्ड यूज करते हैं पुख्तून बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन अगर देखें ना कि अगर ये उनको टीवी पे बिठाएं जो वहां पे गड़बड़ फैला रहे हैं, तो ये कहते हैं जी फ्रीडम फाइटर है, हम इनका साथ देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कश्मीर के लिए बोले या किसी के लिए बोले तो कहते हैं जी आप क्या खुदाई फौजदार बने हुए। अब मैं आइए वैभव से सवाल है मुझसे कि इनसे जी, फखर से फिर आपकी तरफ आऊंगी मेरे साहब। जी तो फखर साहब आप बोले पहले। जी जी जरूर, मैं इन शॉर्ट कर दूं। कश्मीर के अंदर जिस तरह इन्होंने बात की कि बुरहान वानी, रियाज नाइकू, फला फला फला, भाई वो लोग जो आप उनके ऊपर आप एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हो। मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं, फौज इस्तेमाल करती है, वो पाकिस्तान फौज भी करती है, वो अमेरिकन फोर्सेज भी करती है, और आपकी फौज भी करती है कि हमने किस तरीके, सिर्फ गन से तो कंट्रोल नहीं होता, तो आप मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने की मेजर साहब ने कि वहां के लोकल्स उनके बारे में खबर देते हैं। लोकल्स जो मेरी मतलब अभी तक जो मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मिली या फिर जो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लोकल्स क्यों देते हैं? क्योंकि आपके फोर्सेस के लोग जाके उनको जलील करते हैं, वहां जो लोकल्स रहते हैं उनकी वजह, उनसे वो बिल्कुल तंग नहीं है। बुरहान वानी से कोई तंग नहीं था वहां पे, रियाज नाइको से कोई तंग नहीं था वहां पे, या जो दूसरे आदिल भट्ट वगैरह या कोई और है उनसे कोई तंग नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर इस एरिया में, अगर ये मतलब मैं लेट्स सपोज इस्लामाबाद के मतलब F10 में हो, तो अगर इस एरिया में होगा तो फोर्सेस वाले आके इस एरिया के लोगों को तंग करेंगे, और वो इसलिए करते हैं कि वो वहां से उनको सपोर्ट ना मिले, लेकिन वो लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो सरवाइव करते हैं और आप लोगों को टफ टाइम देते हैं वहां पे। एक चीज इन्होंने की बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में या फिर मतलब पुख्तनख्वा की इन्होंने बात की, फाटा की ये बात कर रहे हैं जो अब खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है पिछले 1.5 साल से।
वहां पे इस किस्म की ऑपरेशन वहां पे हुए क्योंकि हम उसके साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, मजाक नहीं होता उसको। मतलब अभी फेंसिंग शुरू है, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसको कवर करना वो पाकिस्तान फौज कर रही थी। वहां पे अफगान तालिबान, सिर्फ अफगान तालिबान नहीं लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं वहां पे जो लड़ते, आज भी लड़ रहे हैं। जो कल परसों अटैक हुआ था काबुल में, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये अफगान तालिबान ने किया या किसने किया, किसी को कोई पता नहीं, ना अफगान हुकूमत को, ना यूएस को, कि कौन कर रहा था और किस तरीके से हुआ ये सारी चीजें। तो वहां पे इंसर्जेंसी थी, नो डाउट अबाउट दैट। उन लोगों को सेटल डाउन किया गया था पेशावर में, मर्दान में, डियाई खान में, मिलियन के हिसाब से वो लोग वहां पे आके सेटल डाउन हुए थे। आप फिर आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा आप लोग, मतलब आजकल आप लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा तेज कर दिया है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप कहते हो कि सिर्फ ये 3 हरबियार, बरामदार और जो खान अब्दुल्लाह के पोते सलमान दाऊद, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव बलूचिस्तान के तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा लोग हैं, बुक्सी फैमिली के और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं और बड़े मतलब अच्छे तरीके से, मैंगल्स भी है, मरी भी है, जैरीज भी है, रईसानीज भी है, एक नहीं है, बेशुमार ट्राइब्स वहां पे रहती है। अगर आप कहते हैं कि ये 3 ही रिप्रेजेंटेटिव है तो ये गलत है, बिल्कुल ये गलत चीज है। वहां की रिप्रेजेंटेशन इन लोगों की नहीं है। एक आपने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी बुरहान वानी की, तो जिस अरबियार मरी को आप लोगों ने हीरो बनाया हुआ था, वो वहां पे यूके में और वहां पे क्या कर रहा होता है, अपनी फुल टाइम अयाशिया कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब बलोच है उनको उसने, जिसे कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन में जीत, तो मैं हम ये कर देंगे, तो मैं हम वो कर देंगे, कुछ नहीं उन्होंने करना, सिर्फ अपनी सरदारी और अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट करना है, दैट्स इट। जी जी अर्जुन जी। अच्छा, पहली बात तो मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं फखर साहब को। इन्होंने कश्मीर के बारे में पूरा बताया। अच्छा, जो बताया ऐसे बताया कि मुझे लगा वहीं पे खड़े होंगे। अच्छा फखर साहब, आप ना वैभव तो गए हैं कश्मीर, काफी घूमे भी हैं, 20-25 दिन वहां पे। मैं वहां पे काफी टाइम से, मैं साल दर साल से जाता आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, इसमें कई चीजें होती हैं सर। सिर्फ आप ऐसा नहीं कि फौज से परेशान है या फौज ने किसी को परेशान कर रखा है, तशद्दुद हो रही है, इसलिए ये नहीं होता। उसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी का भी अगर देख रहा होगा ना प्रोग्राम, तो वो भी समझ जाएगा कि वो चाहे मुझे पब्लिकली सपोर्ट करे ना करे, लेकिन उसको पता है कि फौज कैसे करती है, क्योंकि उसकी फौज भी वैसी करती है, अमेरिकन फौज भी वैसी करती है, और सारी फौजें वैसी करती हैं। मोडस ऑपरेंडी सबका एक जैसा होता है। हाँ, कुछ फौज ज्यादा चाबी लगा सकती है, कुछ कम लगाती है, बट बेसिकली इट्स द सेम थिंग। ऐसा होता है जी कि सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ सोर्सेज मोटिवेशन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लश्कर या जैश की लड़ाई हुई, आपस में लड़ाई होती है, आईएसआई पैसे देता है, तो आईएसआई उसको पैसे देता है जो इंडियन आर्मी पे ज्यादा अटैक करे या ज्यादा कोई पॉपुलर हो वहां पे, जो ज्यादा रिक्रूट अट्रैक्ट कर सके। तो कैसे आप करेंगे, आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, ये भी सच है। तो जैसे जैश वाले ने लश्कर वाले को मार दिया, ठीक है, उसका भाई बदला लेगा। उसका भाई कैसे बदला ले? अब तंजीम ज्वाइन करके तो बदला नहीं ले सकता, क्योंकि फिर आपस में वहां पे पाकिस्तान में इनकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना क्या करेंगे कि एक मुखबर बन जाएगा फौज का कि मेरे भाई को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, फॉर एग्जाम्पल। फिर कोई कुछ करेगा, कोई कहता है कि नहीं साहब मुझे तो पैसा चाहिए। लालची लोग भी होते हैं, हिंदुओं में भी लालची होते हैं, मुसलमान में भी लालची होते हैं, ठीक है। पर मैंने एक बात देखी, आप प्लीज मेरी बात माइंड मत करिएगा, मैंने आज तक किसी को ये बोलते नहीं देखा, मजहब का हवाला देके किसी हिंदू को, कि मैं हिंदू हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं हिंदू हूं। मैंने आज तक नहीं बोला, मैं देखा। पर मैंने काफी मुसलमानों को देखा कि जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं झूठ नहीं, वो झूठ ही बोल रहा है मेरे सामने बैठ के। तो मैं बोल रहा हूं देखो, तो हाँ, तो तुम ऐसी चीजें मत बोला करो जिससे तुम्हारे मजहब का नाम खराब हो, क्योंकि जब मजहब का हवाला देते हो फिर 200% यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट। फिर आप मजहब का हवाला वरना मत दो, ठीक है। बहरहाल तो ऐसा होता है। देखिए, दूसरी चीज है कि जो वैभव ने बात बोली ना, मैं उससे थोड़ा सा ऐड कर दूं। एक तो मैं 100% वैभव की बात से अग्री भी करता हूं, और उसके आगे भी मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हमारे मुल्क में हथियार उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज की तारीख में ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं भारत की बात करता हूं। जिस दिन, अगर भगवान ना करे, 100 बार कह रहा हूं, भगवान ना करे, कान पकड़ के, अगर मैंने अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा लिए तो मेरा बाप मुझे खुद गोली मार देगा। हमारे हिंदुस्तान में कोई स्कोप नहीं है, मुल्क के साथ गद्दारी का कोई स्कोप नहीं है।
कोई स्कोप नहीं है। आप इसको सुनिए, नहीं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोटेस्ट करा था 2016 में, नरेंद्र मोदी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने प्रोटेस्ट करा था OROP, हमारा 1 रैंक 1 पेंशन हुआ था, मैंने बताया भी था आपको पिछली बार। मैंने खुद प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर में बैठ के, पीसफुल प्रोटेस्ट करा इंडियन आर्मी वेटरन्स ने, पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला हमारा हक है, हम हक की लड़ाई है हमारी, चुपचाप बैठे रहे, मोमबत्ती जलाई, हमने प्रोटेस्ट करा वहां पे, हमने किसी को परेशान नहीं करा। पर जिस दिन, एक बात मैं आपको एक और बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, 130 करोड़ लोग हैं। कश्मीरी कितने हैं? कश्मीर वैली के कितने हैं? 70 लाख, 80 लाख, कुछ भी नहीं है वो। दे आर नॉट इवन 1%, दे आर लेस देन 1%। आपको क्या लगता है कि लेस देन 1% दुखी हैं, बाकी सब खुश हैं? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में ज्यादती नहीं हो रही? आपको नहीं, बिहार में, यूपी में ज्यादती नहीं हो रही? आपको क्या, मैं यूपी में रह रहा हूं इस वक्त, मैं, ये वैभव भी यूपी से ही है लाइव, क्या बनारस में या नोएडा में या दिल्ली में ज्यादती नहीं हो रही लोगों के साथ? क्यों नहीं हो रही? हर जगह ज्यादती है, इतने सारे लोग हैं, गरीब के साथ तो हर जगह ज्यादती होती है। पर आपने कभी देखा है तमिलनाडु में किसी बंदे ने AK-47 उठा ली, या यूपी में किसी ने RDX फाड़ दिया? ऐसा नहीं होता। आप देखें दोनों सुनिए, फर्क भी है, और दोनों के स्टेटस फर्क भी है, उत्तर प्रदेश के और कश्मीर के स्टेटस में फर्क तो है। सर आपको एक बात बताऊं फकर साहब, जितने आप कहते हैं ना कश्मीर में बनते हैं, जितने बंदे कश्मीर में मरते हैं उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में मरते हैं। और आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बोला था, देखिए पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का ना रिवाज खत्म हो गया। हमें पता है फाटा में क्या हो रहा है, हमें पता है कराची में जो इलेक्शन हुए हैं काउंसिलर के, उसमें क्या हो रहा है, हमें पता है लाहौर में क्या हो रहा है, हमें पता है आपकी मेट्रो का जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, जंगला आप जिसको बोलते हैं बस का, वो क्या चल रहा है। पेशावर, इसको नजर रखना बोलते हैं। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, हम लोगों को इंटरेस्ट है। तो हम जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। हमारे थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, और वो फौजियों के थिंक टैंक्स नहीं है। हमारे जो सबसे सक्सेसफुल थिंक टैंक्स है उसमें सिविलियंस बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, हमारे PhDs बैठे हैं। 30 साल से उन्होंने कुछ नहीं करा। वो कह रहा है कि साहब जब इंटरनेट नहीं था साहब, तब वो डॉन न्यूज़पेपर और द न्यूज पोस्ट में आता था, वो तब से पढ़ते थे स्क्रैप काट काट के। हम तो, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, इतना सिंपल नहीं है। आप कभी देखिए, सुनिए, आपके जहां पर किसने हथियार उठा लिया, लोग कहते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं नागालैंड। नागालैंड का मसला ही अलग है, वो अलग मसला है। नागालैंड हिंदुस्तान से थोड़ा ना अलग होना चाहता है। जो नक्सली हैं, जो रेड कॉरिडोर में जो खून खराबा कर रहे हैं, उनका मसला अलग है। उनका इंडिया का मसला नहीं है, उनका मसला नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है। तो हर चीज को कंफ्यूज ना करें यार। और हिंदुस्तान, देखिए मेजर साहब, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में भी लोगों के हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं या मारे जाते हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। हमारे सबसे ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं कश्मीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं कह रहा मूवमेंट जी। लेकिन देखिए ना, जैसे वैभव जी, अब आपको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा, तो जाहिर अगर किसी को इंडिया में इंटरेस्ट है या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्ट होगा, तो वो पढ़ेगा, वो देखेगा भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को साइंस में इंटरेस्ट है या मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में है तो वो जाके इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ना शुरू कर देगा। आरजू जी एक चीज बोलूं बिफोर वैभव आंसर्स, वैभव के आंसर करने से पहले एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा विद योर परमिशन। श्योर मैम, जब हम आर्मी में ब्रीफिंग देते हैं ना सीनियर ऑफिसर के सामने, इंडियन आर्मी में, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी आर्मी में भी ऐसी होगा, अगर कोई पाकिस्तानी अफसर देख रहा है तो बता सकता है, मैं उनके यहाँ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। जो पहली चीज हम ब्रीफिंग में देते हैं, फर्स्ट थिंग इन आवर ब्रीफिंग इज कॉल्ड खबर दुश्मन की। खबर दुश्मन की, उसके बाद बोलते हैं हम खबर अपनी, इंफॉर्मेशन। आपको जब तक पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होगा, आपके शादियों में गाने कौन से बजते हैं, आपकी मेहंदी की रस्म कैसी होती है, आपके वलीमे में क्या आपके कल्चर है, आप लोग नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ नहीं कि फौज का आपका 5 कोर कराची में और आपका 10 कोर कहीं पे, वो तो एक 0.1% है। आपके इलेक्शन में आपके PPP और नून लीग के बीच में लड़ाई का मसला क्या है। आप जब पाकिस्तान को घुस के, उसके रेशे रेशे में घुस के आप स्टडी करेंगे, तब आपको एक क्लियर फैब्रिक। मैं एक बात बताता हूं, जो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो वैभव बनाते हैं, ठीक है, वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं इतने इंडिया में? इसलिए नहीं कि हम उठ के पाकिस्तान को गाली देना, तो या इंडिया को गाली देना, तो कोई भी अपना पाकिस्तान या इंडिया में यूट्यूब चैनल बनाए, आप दिन भर गाली दो। जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस जिसको हम ऑसेंट बोलते हैं ना, जिसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी बोलते हैं हम लोग, कि ओपन सोर्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, उसका एनालिसिस क्या होता है।
तो वो पढ़ने लिखने का, तो हम जो कहते हैं ना कि आप लोग कहते हैं, जैसे फकर साहब ने अभी बोला कि साहब कश्मीर में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, आप मानते हैं, आप मुबारक है आपको, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अगर आप कहते हैं कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है साहब, आप मानते हैं तो ठीक है, बलूचिस्तान में भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, आप भी मान लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बलूचिस्तान में। चलिए कोई बात नहीं, मेरे वहां की इंसर्जेंसी को बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। मैं फाटा की इंसर्जेंसी को मैंने डिनाई नहीं किया, वहां पे ऑपरेशन हुए, बिल्कुल हुए, 15 साल इंसर्जेंसी वहां पे रही है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम हुई है। अब मैंने कहा कि पहले अगर बलूचिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में थी तो अब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में रह गई है, वो होती है, उसको मैं अगर डिनाई कर भी लूंगा। अच्छा, मतलब मैं एक सवाल पूछ लूं, मैं एक सवाल पूछ लूं फकर यूसुफजई से या फिर आरजू काजमी से, एक सवाल पूछ लूं मैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो पाकिस्तानी भाई बहन हमें देख रहे हैं वो भी, वैभव आप हंसना मत इस सवाल में, मुझे पता है वैभव की ना हंसी छूटने वाली है थोड़ी देर में। आपके कितने पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल हैं जो कि लंदन में, दुबई में, ब्रसल्स में, न्यूयॉर्क में कंसल्टेंसीज के लिए काम करते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे, मतलब आप उनको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउंड्स में, दिरहम में। और वो कंसल्टेंसीज कौन कौन सी इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस की हैं? कौन से बड़े इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने अलग नाम से कंसल्टेंसीज खोल रखी है दुबई में, और पाकिस्तानी कोर कमांडर्स को और जनरल्स को उन्होंने एज कंसल्टेंट रख रखा है? आप, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, आप जरा पता लगाइएगा। मैं आपको पता लगा बताऊंगी। दुबई में 2 जनरल्स हैं, दुबई में 2 जनरल्स हैं, दुबई में 2 जनरल्स हैं, एक की मूंछ नहीं है, एक की मूंछ है, एक की मूंछ ऐसी नीची है, एक की मूंछ नहीं है, 2 जनरल्स हैं। वो जनरल साहब से कहना, साहब आप जब बुर्ज खलीफा से गुजरते हैं, सामने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बुर्ज पड़ता है, जब आप जाते हैं साहब, आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, हफ्ते में 2 बार जाते हैं आप सब, तो कंसल्टेंसी पूछना कि है किसकी, वो किसकी है? वो उनको जो 20 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, कौन देता है वो? मैं बता दूं, हमारे यहाँ कल का उसका आर्टिकल आया था हामिद मीर साहब का, उसने मीर जाफर के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। वो आप इसको नहीं डिनाई कर सकते। अगर मैं कहूंगा कि नहीं जी पाकिस्तान के जर्नल्स या कोई ऐसे, मतलब अभी एक को जो ब्रिगेडियर था, उसको 2 महीने पहले उसको फांसी लटकाई थी, तो इस तरह की चीजों पे ये हम डिनाई नहीं कर सकते। आपके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, अगर हमारी ISI है या कोई और एजेंसीज भी, आप कोई और एजेंसीज भी दुनिया की जरूर नहीं जिसका इंडिया में इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो करते होंगे, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। पैसे लगाते हैं इसलिए तो बिलियन ऑफ रुपीज या बिलियन ऑफ डॉलर में उनके बजट होते हैं, इस तरह की चीजों पे वो लगाया जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं कहूंगा कि आप 2 जनरल जो दुबई में इंडिया के लिए कंसल्टेंट है या कहीं और के लिए, तो ये मेरा ख्याल होता रहता है। छोटा सा सवाल दरमियान चाइना और इंडिया के दरमियान चलता है। जी फकर साहब, एक छोटा सा जवाब, चाहे वो इंडिया का जनरल हो चाहे पाकिस्तान का जनरल हो, ठीक है, जनरल कोई भी हो, कोई कंसल्टेंसी उनको क्यों हायर करेगी? क्या नॉलेज है किसी जनरल के बारे में? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, आर्मी के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, यही तो नॉलेज है उनकी, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही। हाँ बिल्कुल, तो ये सोचना चाहिए कि किसी भी जनरल को अगर आप 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं, और दुबई में एक 50 माले की बिल्डिंग में 17th फ्लोर पे जनरल साहब का 5 बेडरूम का पेंट हाउस है जो कि उसकी कंपनी ने दिया, तो जनरल साहब ये तो सोचे कि मुझे पाल क्यों रहे हैं ये लोग, मेरे पास, ये पता है क्या चक्कर मुझे ना, मैं बताता हूँ एक छोटी सी, आप हंसिएगा मत आरजू जी हंसिएगा मत, फकर साहब एक हंसिएगा मत, फकर साहब हंसिएगा मत, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, मुझे ना काफी फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है, राइट, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की होगी जिसकी फेसबुक पे उसकी पूरी खूबसूरत सी फोटोज लगी होंगी, और उसने की मेजर आई एम अ बिग फैन एंड व्हेन आई कम टू दिल्ली मीट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो मैं उस लड़की की शक्ल देखता हूं, ठीक है, ध्यान से उसकी फोटो पे क्लिक करके, फिर मैं शीशे में जाके अपनी शक्ल देखता हूं, और मैं अपने आप से बोलता हूं कि भाई तू 48 साल का बंदा है, ठीक है, अपनी शक्ल देख, मैं खुद को बोलता हूं यार अपनी शक्ल देख, और फिर मैं कहता हूं कि यार ना, तो यही चीज जनरल्स को भी करनी चाहिए कि क्यों 25 लाख कोई दे रहा है, अच्छा सर क्यों लोग भी होते हैं, एक मैम इनको जैसे पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में जो बोलते हैं इनको कख नहीं पता, बस अपने आपने बोला कि जनरल साहब आपने ऊपर बात कर दी, जनरल साहब बिल्कुल घोड़े पर बैठ गए कि बस भाई अपना घोड़े पर सवार हो गया, हाथ पे तलवार लेके, और यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट्स
आप बताइए किसके काम किसके हैं, बिजनेस इंटरेस्ट किसके हैं मिडिल ईस्ट में, आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे भी हैं जो मतलब मैं इस्लामाबाद क्योंकि डीएचए हमारे बिल्कुल करीब बनता है, तो जिनको मैं जानता हूँ, यकीन बिलीव मी, मतलब हमारे पाकिस्तान आर्मी से वो रिटायर्ड जर्नल्स हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं कह यार इन जनरल से तो मैं सिविलियन भी ठीक हूँ, मतलब कि मैं इन्होंने इतना साल पढ़ा, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग की, कभी यूएस में, कभी कहाँ, वो मतलब वो चीजें हैं कि वो ज्यादातर लोग ऐसे भी है कि वो मतलब बिल्कुल ही फारिग है। कुछ ऐसे टॉप के जनरल है कि वो मतलब जिसे कहते हैं कि आप 25 लाख रुपए की बात करें, 25 लाख डॉलर में भी आप उसको नहीं वो खरीद सकते। एक और छोटी सी चीज मैं ये कह दूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वो इंडियन को मामू बना रहे हो, ये भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो वही चीज दे रहे हो आप लोग समझ रहे हो यार हमारी। जी बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं, हो सकता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को मामू बना दें, हो सकता है, ठीक है, आप इंडियन बिजनेसमैन को मामू नहीं बना सकते। वो जो कर रहे होते हैं हम तो सर फकर साहब, गले पे बैठे लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, ये इंडियन, मैं बता रहा हूं, इंडियन का पैसे में जो दिमाग चलता है ना, ये बेच कर खा जाए दुनिया को, इतने शार्प हैं, मतलब बेच के खा जाए, आई डोंट मीन इट इन द नेगेटिव सेंस, दीस पीपल आर वेरी वेरी शार्प, वेरी शार्प। अच्छा, एक और चीज ना कि ये जो पूरा खैर आप सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, आप वैभव से बात कर रही थी, आप वैभव से आंसर दीजिए, फिर मैं उसके बाद में जी प्लीज वैभव जी आप बताइए ना कि अगर कोई, जैसे मेजर साहब कहते हैं जी भारत के खिलाफ अगर कोई हथियार उठाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि बलोची जो है वो बलोच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और हम बैठे देखते रहे? ना देखें आप और आप देखते भी नहीं रहे कभी। आपने नहीं तो आप लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? आप लोगों का क्या लेना देना है? फिर देखिए, मैं अगर आप उनको मार रहे हैं तो हम आपका हाथ पकड़ने तो नहीं जा रहे ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम जेनेवा जाएंगे, हम यूएस जाएंगे, हम अरब कंट्रीज को जगाएंगे और ये तशद्दुद हो रहा है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही। मतलब इंडिया से तो कभी इस तरह की आवाजें नहीं उठी ना। तो आप मतलब आपको हमने कभी मना नहीं किया कि आप भाई आपको जो एक्शन लेना आप ले, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो कश्मीर के लिए जो आप मैटर है वो हमारा इंटरनल मैटर है ना, और ये कश्मीर वाला इशू जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, वो ये फर्क है हमारा इंटरनल। और 5 अगस्त 2019 के बाद तो 100% हमारा इंटरनल मैटर हो गया। आप कह रहे हैं और सुनिए फकर साहब, एक मैं बात बताऊं आपको, मैं वैभव माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूं, एक तो मेरी आदत हो गई बड़ी बीच में बोलने की, तो मैं दूसरी बार इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। फकर साहब मैं एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का मसला क्योंकि यूएन का मसला है, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट, हमारी पार्लियामेंट का ये फैसला है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फैसला ये है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएन में आग लग जाए, अमेरिका में आग लग जाए, हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान को ठीक लगता है, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन कहे, यूएस कहे, इंग्लैंड, अब वो लेबर पार्टी है भैया, आपकी यूके की लेबर पार्टी कहती है कि हम कश्मीर के बारे में हम राय रखते हैं। लेबर पार्टी कितनी है, उससे ज्यादा एमपी तो हमारे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये कौन सी लेबर पार्टी है जिसकी कश्मीर पे राय है? कितने पैसे हैं लेबर पार्टी के पास? ये पॉइंट में आपसे इसलिए मैं फुली डिसएग्री कर रहा हूं कि जो भी लोग मतलब आपके यहाँ मैं जो चीजें पढ़ता हूं, तो वो जो भी, इवन मोदी जी ने अभी कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट की थी मुसलमानों के हवाले से कि भाई अगर ये कोरोना के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये हो सकती है, एक पैंडेमिक है, किसी की वजह से भी हो सकती है। किसी ने ये नहीं, भाई साहब किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है, हम कह रहे हैं कि तबलीगी जमात रिस्पॉन्सिबल है, नॉट मुसलमान। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जब थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये चीज खराब हो रही, तो उसने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लोगों को कहा कि भाई आप इस तरह ना करें, कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से मुसलमान थे नहीं थे, उनकी वजह से मतलब पूरी दुनिया में चाहे तो उन्होंने उनको जो गालियां पड़ी। जी प्लीज ना हो जाए, मेरी बात सुन ले कि पहली बात तो कभी आप बुरहान मनी के प्रेस सेक्रेटरी बन जाते हैं, कभी आप हरबयार मरी का बता देते हैं वो क्या याशिया कर रहा है लंदन में, आप उसके भी बूट लेकर बन जाते हैं। फिर आप कभी आप बताने लगते हैं कि मोदी ने क्या करा तो क्यों करा। देखिए, आप अपना ओपिनियन रखें, आप ये ना बताएं कि उन्होंने क्यों करा, मोदी ने क्या क्यों करा ये सिर्फ मोदी को पता है। ये जो अपने आप को बड़े बड़े जगादरी बनते थे ना मीडिया में, इंडियन मीडिया में, जिनको बड़ी जराये के जरिए उनको बड़ी खबरें मिलती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और यहाँ वहां से, उनको भी भनक नहीं लगती कि कब क्या डिसीजन ले लेता है।
डिमोनेटाइजेशन हो गया, किसी को पता भी नहीं था, उसके अपनी कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था। तो मोदी क्या किया, क्यों किया, उसके ऊपर अगर फखर यूसुफजई को पता है ये, तो मतलब कोई भी नहीं मानेगा। और मेरी एक बात सुन ले, जो इन्होंने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में बलोचों को हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए, बलोचों का जो मसला है, बलोच हमारे भाई हैं, हमारा उनसे रिलेशन 5000 साल पुराना है, ठीक है, हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप उनको सपोर्ट करें या ना करें, वो आपका मसला है। हम लेकिन आप ये चीज आप डिसाइड कर लें। आवाज सही नहीं आ रही, ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है वैभव। हाँ, मैं थोड़ा सा, अगर उनको हमारी आवाज जा रही तो मैंने ये बात नहीं की कि कोई आप लोग के कैबिनेट के अंदर चला गया था हिंदुस्तान के। मैंने कहा कि उनकी ट्वीट थी, उसके ऊपर फिर स्टोरी आई थी, मैं वो पढ़ के मैं वो बात बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल उस चीज की मुझे वो नहीं है। दूसरी बात आपने की कि मैंने हरबियार मरी और बुरहान वानी, बात वो हो रही है कि जब वो डिस्कशन में आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपने बात करनी है। हरबियार मरी क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, हमारे मुल्क के खिलाफ वो लड़ेगा, तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर हमने बात करनी है। अगर बुरहान वानी जो है उसको हम एक जिसे कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर है कश्मीर का, कश्मीरी लोगों का वो हीरो है, उनके लिए वो लड़ रहा है, तो यकीनन हम उसको कहेंगे कि वो जो है मतलब पाकिस्तान जिस तरीके से बात करता है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, एक पुराना इशू है, तो वो हमने करनी है वो बात। लेकिन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, छोटा सा मैं आप लोगों को दोनों को बता दूं, मेरे साहब को भी और गौरव भाई आपको भी, कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि दुनिया में कोई भी अगर इंडिया के खिलाफ कोई बात करता है, जिस तरह लेबर पार्टी की आपने बात की, आपने वो अरविंद रॉय गालिबन उनकी बात की, या फिर अशोक है, या फिर वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती है राना अयूब, मतलब इस तरीके से आप पता है क्या, उस दिन प्रिंसेस की भी आपने बात की कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उनकी हैसियत नहीं है, मैं कहता हूं कुछ भी उनकी हैसियत नहीं है, वो 0/0 है, फिर आप क्या उनके ऊपर डिस्कशन क्यों होती है उन लोगों के ऊपर? इसका मतलब है कि देखिए 130 ये करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे 150 से ज्यादा चैनल है, 24 घंटे का चैनल चलाना है, हमको टॉपिक चाहिए। हम तो अगर कल को अगर आप कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, या कोई ना कोई मीडिया हाउस कर लेगा। और वो उसके ऊपर किसने डिस्कशन किया? क्या उसके ऊपर नेशनल मीडिया ने डिस्कशन किया? क्या उसके ऊपर किसी और ने डिस्कशन? नहीं, उसके ऊपर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन्होंने डिस्कशन किया, करें, वो तो दुनिया भर की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। और देखिए, मैं जो जवाब दे रहा था, जो सवाल था बलोचों का, मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि बलोच हमारे भाई हैं, 5000 साल से हमारे भाई हैं, वो हमारा उनके साथ तारीखी रिश्ता है। हम उनके साथ पहले भी थे, हम उनके साथ आज भी थे। आपके यहाँ से हमेशा ये आवाज उठती भाई अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का क्या लेना देना है, बलोचिस्तान से का, भाई ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इनसे हमारे रिश्ते जो है, जब पाकिस्तान जब से बना है ना, उससे 10 गुना ज्यादा पुराने हमारे उससे ताल्लुकात हैं। प्री इस्लामिक टाइम से हैं, प्री इस्लामिक टाइम से भाई। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि बलोचिस्तान में जो गलतियां आपने की हैं, जो मास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जो मास ग्रेव्स निकली हैं, जो वहां पे रेप सेल्स चला रही है आपकी फौज, हम आपको बता रहे हैं कि ये अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती है, तो सबसे पहला इंसान मैं होऊंगा और मेजर साहब होंगे जो जाकर के सबसे पहले इस बात पे धरना देंगे कि आप बलोचों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज बलोचों का सपोर्ट करना इंडिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडिया उनका सपोर्ट नहीं करता है तो इससे ज्यादा मतलब दुख की बात हिंदुस्तानी कौम के लिए कोई और दूसरी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो कोई कौम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी एक कौम है, क्योंकि हमारी तारीख 10,000 साल पुरानी है, 10,000 साल से एक साथ रह रहे हैं। हमने बलोचों के साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। इंशा भगवान बोलो। फखर आप तो बलोचिस्तान पाकिस्तान 72 बना क्यों बना, वो आपको पता है कि मतलब नहीं रहना चाहते थे लोग आप लोगों के साथ इकट्ठे, इसलिए बन गया। जिन्हों ने पाकिस्तान बना के दिया, और मैंने कहा मतलब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं फखर यूसुफ भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और जो वहाँ पे होता मैं फखर यूसुफ भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो वैभव, हम लोग अपना एक टर्म करते हैं, इंशा भगवान, हम एक नया वाला लगाते हैं, ठीक है, काफिर बॉयज यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके ना जो मिसाइल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको, आपकी जो मिसाइल्स हैं ना पाकिस्तान में, मैं इसका रीजन जानना चाहता हूँ। जैसे कि गजनवी हैं, आप कहते
सिर्फ काफिर नहीं है, काफिर और इसमें फर्क है। आप लोगों के एक रिलीजन है काफिर की कोई और वो है, आपने पढ़ा ही होगा। हमें वर्ड काफिर बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो हूँ काफिर, मुझे तो अच्छा ही लगता है ये। और वैभव सिर्फ काफिर नहीं, वैभव तो रॉ का एजेंट भी है, मैं कह रहा हूँ आज तो रॉ का एजेंट वैभव। अच्छा सुनिए, तो साहब बेसिकली क्या है कि बेसिकली मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपकी जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी गजनवी है और आपकी और भी मिसाइल्स हैं आपकी, तो ये जो, हाँ ये हतफ है और भी हैं, पर ये जो इन्वेडर्स के नाम पे मिसाइल्स है ना, ये जो इन्वेडर आए थे तब इस्लाम इंडिया में आ चुका था। और अगर आप हिस्ट्री जाके देखें, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जैसे आपकी एक मिसाइल है गौरी, आपकी एक मिसाइल है गजनवी, इन लोगों ने आपके जो अभी पाकिस्तान है, अभी आज का पाकिस्तान है, उसके पंजाब के एरिया में आकर हिंदू और मुसलमान दोनों को काटा। मुसलमानों को भी भर भर के काटा, क्योंकि ये लुटेरे टाइप के थे, ये तो कभी ये तो आए और चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके बाप दादाओं को, आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को मारा, उनके नाम पे आपने मिसाइल क्यों रख दी? ये मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, ये जो आप जिस मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मारकाट की, ऐसा कोई नहीं था। जंगें हुई इस रीजन में, पूरे रीजन में, हिंदुस्तान का जो पूरा रीजन जो पार्टीशन से पहले था, इस रीजन में बहुत ज्यादा जंगें हुई। और ये मतलब जिसे कहते हैं कि छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, कोई एक मुल्क तो था नहीं, मुख्तलिफ किस्म की इस तरह फकर साहब मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ। महमूद गजनवी जो है, एक जगह है अफगानिस्तान में गजनी बिल्कुल है, बहुत तो गजनी से आया था, इसलिए उसको गजनवी बोलते थे। तो वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो आया था। अच्छा, वो आया था वहीं से, क्योंकि उसका नाम गजनी है ना, तो गजनी से ही आया होगा। तो अब नहीं साहब, अब उसका नाम, उसका नाम महमूद ऑफ लखनऊ तो था नहीं कि जो मेरे जगह से आया हो। हम तो कह सकते हैं महमूद ऑफ गजनवी तो गजनवी था, मान के चलते हैं साहब। अब वो आ गया यहाँ पे, और वो आया पंजाब के थ्रू। अहमद शाह अब्दाली, आपकी मिसाइल है अब्दाली, बिल्कुल है। खाता पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, ये भी पंजाबी में बड़ी एक कहावत है कि जो आपने खा लिया वो आपका, बाकी सब अहमद शाह का। ये पंजाबी में क्यों है ये कहावतें? ये पंजाबी में और आपके पाकिस्तान में बड़ी बोली जाती हैं। ये इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि जो अभी का एरिया है पाकिस्तान के, खासतौर से पंजाब का एरिया, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा ये सब एरिया था, ये आज भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पहले भी स्पार्सली पॉपुलेटेड था। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। आपके पंजाब में भरे पड़े हैं लोग। ये लोग आते थे पंजाब, दैट वाज द गेटवे टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अब मेरा ये कहना है कि आप क्या खुद कहते हैं कि खाता पीता लाएदा बाकी अहमद शाहिदा, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग खुद जानते हैं कि वो सब लूट के ले गया, सब मार काट के ले गया। आपके यहाँ मतलब पाकिस्तानी पंजाब में उनके जो बर्बरता है, उनकी जो जहालत है, जो उनकी जिसको कहते हैं कि बड़े जो मारकाट मचाते थे, लूट मचाते थे, रेप करते थे औरतों का, उनके बारे में कहानियां हैं, उनके बारे में कहावतें हैं, जिसका एक का मैंने नाम अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इसके बाद भी आप लोग उन लुटेरों का, जिसने मुसलमानों को, मैं और वैभव तो खैर वैसे भी हम दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे सबके सब। मैं कह रहा हूं जिसने मुसलमानों को मारा, आपने उनके नाम पे अपनी मिसाइलें रख दी। ऐसा क्यों करा आपने? और अफगानिस्तान की